अ, सामान्यतः यह समस्या उठ सकती है। मार्क्स ने कहा था ओपियम, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो हम जानते हैं कि मार्क्सवादी और वामपंथी मूलतः धर्म विरोधी हैं। दूसरी तरफ इस्लाम एकमात्र ऐसा रिलीजन है जिनसे इनकी बहुत बनती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यह बात बहुत लोगों को भ्रमित करेगी और बहुत लोगों को लगेगा कि इस्लाम और वामपंथ में इतना याराना कहाँ से निकल कर आता है, जबकि रिलीजन के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है दुनिया के हर हिस्से में वामपंथ। तो इस बारे में बहुत अच्छी बात कुछ दिन पहले अग्रज आनंद राजाध्यक्ष जी ने कही, और वो अक्सर कहते हैं वामपंथ दरअसल नास्तिक इस्लाम है। इस्लाम से अल्लाह को हटा दो तो जो बचता है वह वामपंथ ही है। तो क्या क्या बचता है? वामपंथ को मैं हमेशा कहता हूं उसकी नीयत से पहचाने। तो वामपंथ की नीयत क्या है, इस्लाम की नीयत क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? इनकी पहली नीयत है दुनिया पर सिर्फ हमारा गलबा हो, हमारी हुकूमत हो, हमारा डोमिनेंस हो, इन दोनों का। अच्छा, दूसरी बात है इस्लाम पूरी तरह से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसने रिलीजन का जामा पहन रखा है। तो इनका पॉलिटिकल गोल और वामपंथ का पॉलिटिकल गोल बिल्कुल एक है। दोनों को अपना अपना डोमिनेंस स्थापित करना है। तीसरा, इन दोनों विचारधाराएं पूरी तरह से टोटलिटेरियन है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत एलिमेंट्री है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगे। टोटलिटेरियन का अर्थ क्या होता है? टोटलिटेरियन का अर्थ डिक्टेटरशिप नहीं होता नेसेसरीली, जरूरी नहीं है। टोटलिटेरियन का अर्थ हमेशा डिक्टेटरशिप नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा डिक्टेटर हो सकता है जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं हो कि बच्चे स्कूलों में कौन सा खेल खेल रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन क्या है। वह अपनी सत्ता काबिज करके और देश चलाने में या शासन पे नियंत्रण रखने में इंटरेस्टेड होगा। हो सकता है एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इससे कोई मतलब नहीं हो कि स्कूल में बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन एक टोटलिटेरियन रेजिम क्या होती है? एक टोटलिटेरियन रेजिम वह होती है जिसे जीवन के हर पक्ष के बारे में कुछ ना कुछ कहना है, उसे टोटलिटेरियन कहते हैं। यानी इट इज अबाउट द विड्थ ऑफ एंड द स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस। तो एक रेजिम का इंटरफेरेंस का स्कोप जितना वाइड होगा, आप क्या खाएं, क्या पहने, क्या सोचें, हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन कैसा हो, बाप बेटे के बीच का रिलेशन कैसा हो, बच्चे क्या खेलें, क्या एंटरटेनमेंट करें, इन सब पर अगर किसी की का दखल हो तो उसे टोटलिटेरियन कहते हैं। तो वामपंथ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर दक्षिण कोरिया में, उत्तर कोरिया में वामपंथ यह डिसाइड करता है, हर चीज डिसाइड करता है कि बच्चा क्या खेलता है और बच्चा क्या पढ़ता है, तो वैसे ही इस्लाम के बारे में बड़े गर्व से इस्लाम के स्कॉलर्स बोलते हैं कि इट इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ वेयर दे हैव इंस्ट्रक्शन अबाउट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जैसा कि तुफैल चतुर्वेदी जी ने बताया कि इस्लाम हैज समथिंग टू से अबाउट योर वॉशिंग मशीन। दिस इज टोटलिटेरियनिज्म। आप अपना कपड़ा वॉशिंग मशीन से धोएं या ना धोएं, यह इस्लाम का की फिक्र का विषय है। यह हंसने की बात भी नहीं। मतलब आश्चर्य लगेगा लोगों को कि क्यों किसी को इसमें इंटरेस्ट है। उसमें इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इस्लाम एक टोटलिटेरियन रेजिम है। आप किस हाथ से खाते हैं और किस हाथ से धोते हैं, उससे लेकर हर चीज पर कुछ ना कुछ कहना है। तो यह जो वॉशिंग मशीन का आपने उदाहरण दिया, यह बेसिकली क्या है? एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। तो इस्लाम भी एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है, वामपंथ भी एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। इस्लाम के पास अल्लाह है, वामपंथ के पास अपना अल्लाह नहीं है। लेकिन इस्लाम के पास पैगंबर है तो वामपंथ के पास अपना पैगंबर है। कार्ल मार्क्स वामपंथ के पैगंबर थे। अब उसके बाद बहुत सारे नबी आए, कार्ल मार्क्स अपनी किताब लेकर आए, वो रसूल हुए, और उसके बाद वो आखिरी पैगंबर नहीं हुए। उल्टा यह है कि कार्ल मार्क्स आखिरी पैगंबर नहीं थे। उसके बाद बहुत सारे नबी आए उनके, जिन्होंने अपनी नबूवत में तरह तरह के टेक्निक्स और इजाद किए, और वो लगातार इजाद करते हैं। तो इसलिए जहां
वामपंथ एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टोटलिटेरियन रेजिम है, इस्लाम एक रिजिड, क्या कहेंगे उसे, फॉसिलाइज्ड टोटलिटेरियन रेजिम है। तो वामपंथ को, इस्लाम को, जैसा कि तुफैल जी ने कहा, वामपंथ से कुछ चाहिए। अब दोनों टोटलिटेरियन रेजिम है, दोनों की एक ही शर्त है, वन बुक वन प्रॉफिट नो आर्ग्यूमेंट, और दोनों को दुनिया पर अपना गलबा कायम करना है, अपना डोमिनेंस कायम करना है। तब इन दोनों में कंपटीशन होना चाहिए था, इन दोनों में झगड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन्हें पता है, ये इतने प्रैग्मेटिक हैं कि इन्हें पता है कि अभी ये पूरी दुनिया पर अपनी डोमिनेंस स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि फैल जी ने कहा कि इन्हें राष्ट्रवाद से चुनौती मिलती है। तो जैसे भेड़ियों का झुंड झुंड में शिकार करता है, या जंगली कुत्तों का झुंड झुंड में मिलकर शिकार करता है और शेर को भी घेर कर मार देता है, तो ये झुंड में शिकार करने वाले हैं, और शिकार करने वाले दो झुंड ने मिलकर एक बड़ी टीम बनाई है। तो यह एक तरह का टैक्टिकल अलायंस है इस्लाम और वामपंथ के बीच में। तो चाहिए क्या, मिलता क्या है? इस्लाम को वामपंथ से क्या मिलता है, वामपंथ को इस्लाम से क्या मिलता है? तो मैंने एक बार पहले भी कहा था, वामपंथ, इस्लाम जो है वह इस कोलिशन की तलवार है और वामपंथ उसकी ढाल है। जैसे ही आप इस्लाम पर कुछ कहते हैं, वामपंथ अपना पॉलिटिकल करेक्टनेस का एजेंडा लेकर सामने आ जाता है कि भाई यह तो इस्लामोफोबिया है या हेट स्पीच है, इसको नहीं बोलो। तो वह प्रोटेक्ट करता है इस्लाम को। और इस्लाम क्या देता है इस कोलिशन को? इस्लाम इस कोलिशन को फायर पावर देता है, वह तलवार देता है। भीड़ लगानी है, सीएए के खिलाफ भीड़ लगानी है, वही बुरके वालियां जुटती हैं। किसान आंदोलन में भीड़ लगानी है, वही बुरके वालियां जुटती हैं। किसी भी विषय पर भीड़ जुटानी है, न्यूसेंस क्रिएट करना है, वायलेंस करना है, दंगा भड़काना है, दंगा करना है, यह जो मसल पावर है यह इस्लाम के पास है। उनकी ट्रेनिंग है, उनकी मीट की दुकान है, उनके मदरसों में हथियार हैं, असले हैं, और उनके पास एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी है जहां ये यह सब रख सकते हैं और जहां पुलिस नहीं घुस सकती। वामपंथ के पास ऐसे प्रोटेक्टेड सेंचुरीज नहीं है। तो इस पूरे, अगर आप मिलिट्री के पार्लेंस में कहें तो मिलिट्री में दो तरह की फौजें होती हैं। पूरी फौज में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड होती है जो लड़ती है, और उसके भीतर पीछे इंजीनियर्स होती है, सिग्नल होते हैं, एएससी होते हैं, और सप्लाई कॉप्स, सर्विसेज कॉप्स होते हैं, मेडिकल कॉप्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं। तो आर्म्स एंड सर्विसेज। तो इस्लाम जो है इस फौज की आर्म्स है, और वामपंथ जो है उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका कम्युनिकेशन डील करता है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, उसको दुनिया में इंट देता है कि कहाँ किस देश की सरकार पलटनी है, इसका इंतजाम करता है। तो यह जो पार्टनरशिप चलती है इस वजह से चलती है। यह पार्टनरशिप कब तक चलेगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पार्टनरशिप कब तक चलेगी? यह पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक हम जिंदा हैं। जहां हम नहीं हैं वहां यह पार्टनरशिप नहीं चलती। चीन में नहीं चलती, सऊदी अरब में नहीं चलती। चीन इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करता और सऊदी अरब वामपंथ को बर्दाश्त नहीं करता, तो वहां यह पार्टनरशिप नहीं चलती है। जहां यह पार्टनरशिप बराबर की चलती है वहां क्या होता है, उसका उदाहरण ईरान है। वामपंथ को लगता है कि हमने रिवॉल्यूशन करा दिया और हम कब्जा कर लेंगे, जैसे रशिया में ने ईरानियन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था, तो उम्मीद किया था कि वो रिवॉल्यूशन पूरी तरह से कम्युनिस्ट नारों के नाम पर चला। बिल्कुल कम्युनिस्ट नारे के नाम पर, कम्युनिस्ट मेथड से, कम्युनिस्ट फंडिंग से ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया खुमैनी ने। तो यह आपस की खींचतान चलती रहती है। जहां दोनों को बराबर का ग्राउंड मिलता है वहां इस्लाम हावी हो जाता है। जहां इस्लाम पहले से है वहां वो वामपंथ को आने नहीं देता। जहां वामपंथ पहले से है वहां वो इस्लाम को पनपने नहीं देता। और जहां हम हैं, उनकी खुराक, दोनों की खुराक, वहां ये दोनों भेड़ियों का झुंड और जंगली कुत्तों का झुंड मिलकर शिकार करता है। यह इन दोनों के